सनातन मिशन चैनल का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक पहलू से भी सनातन संस्कृति को जानते हुए लोग जाने, अपने परिवार में संस्कार को ले आए। इसके तहत आप सभी लोग आध्यात्मिक पहलुओं का भी पर चर्चा सुनते रहे हैं। अब हमारा तन कैसे सुधर है, किस प्रकार से अच्छा रहे, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, एक मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वो सारे उपाय बताते चलूँ जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। आज हम सभी लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि एक शब्द है साइनुसाइटिस। उसको आयुर्वेद में प्रतिश्याय के नाम से भी लोग जानते हैं। उस पर हम पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दिक्कत होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्या है, इसका उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चूंकि काफ़ी ये प्रयास कर रहा है चैनल, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देखें। आप ऐसा करेंगे तो शायद एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम की जो बात होती है वो सामने आपके उभर के आएगी। अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, साइनुसाइटिस को। क्योंकि इसको चिकित्सक समूह भी देखते हैं, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा, उसका ट्रांसलेशन करूँगा, फिर आपको भी बताऊँगा कि क्या मतलब होता है इसका। पहले तो एक शब्द हम देखें, साइनुसाइटिस है क्या एक्चुअली, किसको क्या समझे हम, क्या होता है साइनुसाइटिस। आप देखिए, एक कंडीशन इन विच द एयर फिल्ड कैविटीज around the nasal passages called paranasal sinus become inflamed। भगवान ने हम लोग के जो चेहरा है इसको देखेंगे तो यहाँ पे आंखों के नीचे और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है दाएं बाएं एक गड्ढे होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइनस कहते हैं। उन गड्ढों में क्या होता है कि वहाँ की हड्डियाँ से होती है जो खोखली टाइप की होती हैं, छिद्रयुक्त होती हैं और उसमें हवा भरी रहती है। देखिए, भगवान की कितनी खूबसूरत व्यवस्था है कि यदि ये जो सर हम लोग का है उसका वजन मान लीजिए 4 किलो का भी है, 3 किलो का भी है, 2 किलो का भी है, तो अब आप देखें यदि आपके सर पे सिर्फ 1 किलो का वजन ही हमेशा रख दिया जाए तो आपको कितनी कठिनाई होगी। तो प्रभु ने इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि जो ये सब गड्ढे हैं हमारे चेहरे में, उसमें क्या होता है, हवा भरी रहती है। जब हवा भरा रहता है तो हमारा चेहरा हमको भारी नहीं लगता। यदि ये नहीं होते तो क्या होता कि यही जो वजन है हमको काफी कष्ट देता सर का, और हमेशा जो है सर का वेट हमको पता चलता, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसा महसूस नहीं करते। तो ये साइनुसाइटिस जो हो जाता है, साइनुसाइटिस का मतलब होता है कि उन्हीं गड्ढों में, हमारे जो चेहरे में सब गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह पे, उनमें सूजन का आ जाना। देखिए, एक प्राकृतिक नियम ये है कि जैसे हमारा स्किन आप देख रहे हैं, अपना स्किन देख रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये हमेशा चमकती रहती है, तैली प्रकार की होती है ना, तैल। यदि किसी का स्किन देखेंगे एकदम रूखा, जैसे लगता है कि मछली की चमड़ी की तरह हो जाती है, पंख जैसे होती है, आप तो उसका शरीर देखेंगे उस तरह से हो जाती है। तो प्रभु ने हर जगह जो है हर सिस्टम का एक रूप बनाया हुआ है, और उन सभी चीजों से कुछ न कुछ सीक्रेट होता है, जिससे हमारा जो है शरीर हमेशा नॉर्मल रहता है, कभी सूखता नहीं। सूख जाए तो चमड़ी भी नष्ट हो जाएगी। उसी तरह से उन गड्ढों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो गड्ढे हैं चेहरे में, उन गड्ढों में कुछ न कुछ सिक्रेशन होता है, रिश्ता रहता है, और उन सिक्रेशन की वजह से बहुत से शरीर मतलब कि काम भी होते रहते हैं। लेकिन जैसे कुछ जुकाम हुआ, कोई परेशानी खड़ी हुई, तो उन गड्ढों में क्या होता है ना कि कफ मतलब कि म्यूकस टाइप का चीज उसमें जमा हो जाता है। जब म्यूकस टाइप का चीज जमा हो जाएगा तो छिद्र सारे भर जाते हैं। जब छिद्र सारे भर जाते हैं तो जो नाकों के द्वारा हवा ब्रेन की तरफ जाने की कोशिश करती है वो आपको फिर नहीं मिलेगी। तो आपको सर में दर्द होता है,
चेहरे सूज जाते हैं और भी बहुत सी परेशानियां खड़ी होती हैं। तो मैंने छोटा सा आपको एक परिचय दिया कि साइनस क्या है और साइनसाइटिस क्या है। अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है, एक विशेष शब्द आता है एक्यूट साइनसाइटिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय ए कोल्ड और एलर्जीज and may resolve on its own chronic sinusitis on its own reason। आप इसको समझे कि जैसे मान लीजिए कि बहुत मतलब चेहरे में सूजन आ गई, वो गड्ढों में सूजन आ गई, तो उसको हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस का नाम देते हैं और जो जिस कारण से होता है उस कारण को हटा देंगे तो अपना ठीक हो जाता है। दूसरा शब्द है क्रॉनिक। क्रॉनिक में करीब आप ये समझ लें कि करीब ये 2-2 महीने तक परेशानियां बनी रहती हैं और जो भी इसके कारण है इसको दूर करते तो ये भी ठीक हो जाता है। अब आम पब्लिक को सिर्फ इतना हम समझाने का प्रयास करेंगे कि साधारण सी बातों को लेकर के हम आपको समझाएं और आप देखें आगे क्या क्या है। इसके लक्षण हम देखें। इसके लक्षण में सबसे पहले तो होता है दर्द, होता है हेडेक, सर दर्द होता है। अब सर दर्द क्यों होता है, आप समझिए कि यदि गड्ढे जाम हो गए कफ के द्वारा, म्यूकस सिक्रेशन के द्वारा, तो अब वो कैसे पता चलेगा कि ब्रेन को, तो ब्रेन क्या करता है कि वहां पे जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स एंडिंग है, उनसे वो सेंस प्राप्त करता है ब्रेन को, और ब्रेन में जब सेंस जाता है तो ब्रेन उसको इस तरह से आपको सेंस लौटाता है कि आपका सर दुखने लगे और आप समझ जाते हैं कोई न कोई गड़बड़ी है। दूसरा है फेशियल पेन। फेशियल पेन का मतलब है कि जो चेहरे में है, चेहरा भी आपको थोड़ा दर्द करने लगेगा, चेहरा भी आपको दर्द करने लगेगा। तीसरा है रनी नोज, नाक बहने लगती है। ऐसा नहीं कि सारे लक्षण मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे, किसी में कुछ नहीं मिलेंगे। अब चौथा देखें तो कंजेशन एंड हैवीनेस ऑफ फेस, जैसे नाक जाम हो जाएगी और चेहरा का जो है भारी भारी लगने लगेगा। किसी किसी को बुखार भी आ जाता है। अब कोई ऐसा होता है कि किसी को यदि हो गया साइनसाइटिस तो उसको खाने में टेस्ट नहीं मिलेगा। सातवां, यदि और बढ़ गया तो खांसी आने लगेगी, और इन्फेक्शन हो गया तो बेचारा जो है बुखार से पीड़ित होकर के बेड पर आ जाएगा। ये सिम्टम है। अब इसके अभी तो हमने आपको लक्षण बताए इसके, अब इसके कारण पर आते हैं कि कारण क्या है। कारण देखिए क्या है। पहला तो कॉमन कोल्ड, दूसरा है जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं या फ्लू कहते हैं, वो कारण हो सकता है। तीसरा है बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। चौथा वायरस के द्वारा हो सकता है। कोविड में आपने देखा कि एक वायरस ने कितना पूरा धमाल मचा दिया था। पांचवा जो है वो फंगस होता है। इतने ये कारण इसमें है जिनकी वजह से ये होता है। अब कितने प्रकार का साइनसाइटिस होता है, क्योंकि चिकित्सक बंधु देख रहे हैं इसलिए हमें ये सब बातें बतानी पड़ रही है, तो आप इसको भी समझिए कि कितने प्रकार का होता है। पहला तो हम कहते हैं एक्यूट साइनसाइटिस। इसमें जो लक्षण होते हैं ये लगभग सब सेम मिलेंगे, जैसे नेजल कंजेशन मिलेगा, नाक बहकाव मिलेगा, सर में दर्द होगा, चेहरे में दर्द होने लगेगा, और खाने पीने का जो सेंस है, तो जैसे कहते हैं ना बड़ा बढ़िया सब्जी आपकी खुशबू आ रही है, वो सब आपको नहीं मिलेगी। और ये आप समझ लें कि ये लगभग 4 सप्ताह तक रहता है, और ये विशेष रूप से वायरस के द्वारा फैलता है, और जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कह सकते हैं। दूसरा है सब एक्यूट। ये यदि साइनसाइटिस हो गया तो ये इसको ठीक होने में आप समझ लें कि 12 सप्ताह तक जाता है। तीसरा है क्रॉनिक साइनसाइटिस। इसका जो लक्षण है वो करीब 12 सप्ताह तक चल जाता है। इसके कारण भी हम जाएंगे तो देखेंगे ये इसमें बैक्टीरिया की वजह से ज्यादा होता है। अब यदि किसी को रिकरेंट एक्यूट साइनसाइटिस है, मतलब इसको बार बार यदि हो रहा है, इसके लक्षण में आप समझ लें कि ये करीब 4 सप्ताह उससे ज्यादा, मतलब कि 4 बार इससे ज्यादा भी
उसको 1 साल में हो जाता है तो उसको हमें कहते हैं कि भैया इनको रिकरेंट साइनसाइटिस बार हो गई, यानी बार बार हो रहा है इनको। और इन सब में भी सबसे जो खराब साइनसाइटिस होती है उसको फंगल साइनसाइटिस हम लोग जानते हैं। इसमें फंगस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए हम चिकित्सक नहीं हैं, हमें सर्दी उर्दी हुआ और अपने मन से गए मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया, किसी जो डॉक्टर नहीं है उससे जाके पूछ करके आपने दवा ले लिया, तो क्या करता है ना कि आपको ऐसी दवा देता है जिससे आपकी वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर होने लगता है। और आप रिजल्ट देखें, बड़ा ही डेंजरस हमारे इंडिया में चल रहा है ये कि जो डॉक्टर ग्रुप नहीं है वो भी बता रहे हैं। और आपको मैं ये बार ये चेतावनी देता हूँ इस बात के लिए कि आपको मैं सब बता रहा हूँ लेकिन इसके बाद भी आप चिकित्सक के पास जाएं, वो समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और तब आप मेडिसिन खाएं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा और जो रिकरेंट साइनसाइटिस हो रही है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ये तो हमने आपको कुछ प्रकार के बारे में बताया साइनसाइटिस के। अब मान लीजिए कि यदि हम ना इलाज करें तो क्या दिक्कत होगी। ना इलाज करने पे होगा कि जो है नेचर एलर्जी होगी, मतलब आपको बार बार नाक जाम मिलेगा, सर भारी रहेगा हमेशा। दूसरा, यदि हवा ही नाक में नहीं जाएगी तो फेफड़े में हवा कैसे पहुंचेगी, तो आपको जो है दमा की बीमारी हो सकती है, जिसको अस्थमा के नाम भी देते हैं हम लोग, वो लक्षण ऐसा लक्षण प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा जो है आप देखें कि मांस उभड़ आएंगे इधर इसके नीचे अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ मांस के मटर के दाने की तरफ उभड़ आएंगे, जिसको हम लोग नेजल पॉलिप का नाम देते हैं। और एक और शब्द इसमें आता है जिसको बोलते हैं DNS। ENS का मतलब है जो नेजल सिम्टम है, बीच की जो हड्डी है वो तो सीधी होती है नाक में, अभी क्या हो जाता है ये डेविएट हो जाती है, मतलब ये घूम जाती है, सीधे जाना चाहिए, सीधे नहीं जाकर के ऐसे कर्व हो जाती है, DNS हो जाती है। तो हवा जो सीधे जाना चाहिए नाक में वो हवा फिर घूम के जाती है तो ज्यादा तकलीफ होने लगती है, यानी उसको कंजेशन हमेशा बना रहता है और नाक में जाम हमेशा बना रहेगा। अभी प्रश्न लोग पूछते हैं कि सर ये क्या ऐसा कि ये फैलने वाला रोग है क्या, तो इसके जवाब में ये है कि ये फैल भी सकता है और नहीं भी फैल सकता है। सीधा सा उपाय है कि आप जो है कहीं बाहर से आए तो हाथ धो लें, और यदि आपको है या किसी दूसरे को है तो वही कोरोना पीरियड वाला सिस्टम कि मास्क का प्रयोग करें और हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर का यूज करें। छोटी छोटी चीजों करने से आप बहुत बड़े रोगों से बच सकते हैं। अब इसके हम इलाज क्या है इस पर आते हैं। अब वो जैसा मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे, और जो हमारे पुरानी पद्धति है उसमें भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न तरीके से क्या करते हैं कि एक दवा का ग्रुप है जिसको बोलते हैं डिकॉन्जेशन टैक्ट्स, माने कि जो कंजेशन हुआ है उसको दूर करने की दवा नाक में हम डालते हैं। दूसरा, ओवर द काउंटर कोल्ड एंड एलर्जी मेडिकेशंस, मतलब ऐसी कोई दवा जो हमें एलर्जी क्रिएट कर रही है उसको हम लोग हटा दें, न खाएं और ठंड से बचने का प्रयास करें। तीसरा, नेजल सैलाइन रिंजेस, मतलब वो नाक में छोड़ने के प्रकार से, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का हम लोग बनाते हैं, वो नाक में छोड़ने के लिए देते हैं, तो उससे सूजन थोड़ी कम हो जाती है। एंटीबायोटिक्स, यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और यदि बार बार उसको एलर्जी हो रही है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को फूलों के परागकण से एलर्जी होती है, किसी को कपड़े से एलर्जी होती है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के डॉक्टर साहब को बता करके डॉक्टर साहब को उपाय बताएंगे और एंटी एलर्जिक मेडिसिन देके उस रोग को ठीक कर देंगे आपको। अब यदि आपको परमानेंट ठीक करना है, मान लीजिए आपको कई साल से परेशान है, आपको नहीं आराम हो रहा है,
तो अब आपको प्राकृतिक विधि पे लौटना होगा। प्राकृतिक विधि क्या करती है कि सुबह सूरज भगवान का दर्शन करना होगा, उनकी लालिमा का। आप उनको जब विटामिन डी लेंगे, हड्डियां मजबूत होंगी। मैंने पहले भी कहा, हड्डियां मजबूत होंगी तो मांसपेशियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी हमारे तंत्रिका तंत्र मजबूत होंगे, तंत्रिका तंत्र मजबूत होंगे तो उसके साथ साथ इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होगी और हम क्या करेंगे, बहुत से रोगों से बचते रहेंगे। उसी क्रम में हमको सूर्य नमस्कार भी करना है और प्राणायाम करना है। प्राणायाम आप सभी लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे। इसको आप करने से आप साइनसाइटिस का 50% पावर कम कर सकते हैं, दमा जैसी बीमारी से बच भी सकते हैं आप। दूसरा, आयुर्वेद में एक टर्म है शिरोविरेचन, क्योंकि सिर में ही सारे कफ वगैरह जमा हो जाते हैं तो उसको नाक के द्वारा दवा दे करके उसमें से उसको पिघला के सब बाहर निकाल लेते हैं। आयुर्वेद में इसको हम शब्द देते हैं शिरोविरेचन। इसमें एक दवा बहुत लंबे समय से बड़ा प्रभावशाली एक नाक में डालने की दवा है, इसको हम कहते हैं खड बिंदु तैल। बड़े बड़े रोगों को भी खड बिंदु तैल ठीक कर लेता है। इसमें 2 बूंद सुबह और शाम डालने की जरूरत होती है। मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन अपने मन से भी आप ना करें, आप उस डॉक्टर साहब के पास जाके जरूर सलाह लें। चौथा है, यदि आपको खांसी से भी आ रही है तो सीतोपलादी चूर्ण नाम से दवा आती है, उसको आप आधा चम्मच हथेली पे ले लें, शहद मिला लें और मिला करके उसको चाटें, आपको आराम मिलेगा। यदि ऐसा न कर सके तो आप गर्म पानी में भी शहद नहीं मिलता तो गर्म पानी से उसको मिला के मिक्स कर ले थोड़ा और फिर चाटे उसको। दिन में 2 बार 3 बार चाटे, आपको आराम मिलेगा, आप पक्का आराम मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण आपको उपाय बता रहे हैं, उसमें है इसका कॉम्बिनेशन है। क्या क्या है? नारदीय लक्ष्मी विलास रस, दूसरा है श्रृंगारात्र, तीसरा है गोदंती भस्म। 125 मिलीग्राम का सबको लेकर के एक पुड़िया बनाना है और एक पुड़िया बना करके इसको सुबह दोपहर रात लेना है तो भी आराम मिल जाता है। एक और दवा का नाम बताता हूँ, श्री शादिक वात, 3 चम्मच सुबह शाम लेने से भी आराम हो जाता है। देखिए, आप यहाँ पे ये समझने का प्रयास करें कि जो हमारी पुरानी पद्धति के द्वारा तो बताया, आपको मैंने बताया, थोड़ा धीरे आराम कर सकता है, लेकिन आराम करेगा तो आपको जड़ से आराम कर देगा। अभी पूरे संसार में इसकी परिचर्चा हो रही है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। एलोपैथी में बड़ी चिंता हो गई है कि एंटीबायोटिक यदि खत्म हो गया, जो बैक्टीरिया उससे रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते जा रहे हैं, और यदि वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा जो एंटीबायोटिक्स का, तो क्या होगा एलोपैथ का? ये बड़ा चिंता का विषय है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान रखते हुए बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। आप सभी को प्रणाम।